हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। सरस्वती हाई स्कूल खेड शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 2018। तो यहाँ पे सरस्वती हाई स्कूल का ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी दिया हुआ है एंड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर फिफ्थ एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as on that date। तो यहाँ पे मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ऑलरेडी बना दिया है और उसके अंदर कुछ आइटम जो आते हैं वो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, बट यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन की जगह पे ट्यूशन फीस लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, जिसके लिए मैंने सब्सक्रिप्शन की जगह पे यहाँ पे ट्यूशन फीस लिख दिया है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज है वो हमारे सोल्यूशन के लायबिलिटीज में आ जाएगा और ये जो एसेट्स है वो हमारे सोल्यूशन के एसेट में आ जाएगा। तो कैपिटल फंड, एंट्रेंस फीस, ये दोनों आ जाएगा लायबिलिटी में, और ये जो एसेट में है कैश इन हैंड और कैश एट में, ये दोनों नहीं आएगा हमारे सोल्यूशन में क्योंकि ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो है ये ओपनिंग बैलेंस है कैश और बैंक का। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस वो यहाँ पे आ जाता है रिसिप्ट में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है सेम, जो कैश यहाँ पे दिया है 5000, तो यहाँ पे भी 5000 लिखा हुआ है और कैश एट बैंक यहाँ पे 8000 है, यहाँ पे भी सेम 8000 लिखा हुआ है। तो ये दोनों हम लोग लिखते नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पे भी क्रॉस कर देंगे। देन पेमेंट साइड में अगर एंड में हम लोग देखेंगे तो अगेन हम लोग को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ होगा, ये दो कैश और बैंक। तो ये जो कैश और बैंक है ये मेरा आता है एसेट में, तो ये दोनों आ जाएगा एसेट में, और जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है कैश और बैंक उसे हम इग्नोर करेंगे। तो बैलेंस शीट में भी जो दिया हुआ था कैश बैंक उसे हम इग्नोर करेंगे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को। और फिर लैबोरेटरी है तो लैबोरेटरी आ जाएगा एसेट में। देन बिल्डिंग भी एसेट में आएगा, फर्नीचर भी हमारे एसेट में आ जाएगा। देन बुक्स है वो भी एसेट में आएगा, और ट्यूशन फीस रिसीवेबल है 10,000, ये भी आ जाएगा एसेट में। देन रिसीट में कैश और बैंक दिया है उसको तो हमने कट कर दिया। देन ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस हम लोग को मिल रहा है तो ये मेरा हो गया इनकम। देन इसमें 17, 18 और 18, 19 दिया हुआ है, तो हमारा ईयर कौन सा वो देखेंगे हम लोग। तो हमारा जो ईयर है वो खत्म हो रहा है 2019 में, दैट मीन्स हमारा करेंट ईयर हो जाएगा 2018 एंड 19। तो ये 18-19 हो जाएगा करेंट ईयर, दैट इज CY, एंड 17-18 हो जाएगा हमारा लास्ट ईयर, दैट इज LY। देन फाइन कलेक्टेड है, ये भी इनकम हो जाएगा। एडमिशन फीस ये भी मेरा इनकम है, टर्म फीस भी इनकम हो जाएगा। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर सिर्फ डोनेशन लिखा होता तो वो इनकम होता, बट यहाँ पे लिखा हुआ है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, मतलब ये जो डोनेशन हम लोग को मिला है ये एक पर्पस के साथ है, मतलब लाइब्रेरी के लिए है, दैट मीन्स ये पैसे को हम कहीं और यूज नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी इनकम अगर किसी पर्पस के साथ है तो मेरा इनकम नहीं, वो मेरा हो जाएगा लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये हो जाएगा इनकम। देन गवर्नमेंट ग्रांट भी इनकम है, तो यहाँ पे रिसिप्ट हो चुका है। पेमेंट साइड देखते हैं, पेमेंट में सैलरी टू टीचर, टीचर को सैलरी दिया तो ये मेरा एक्सपेंस है। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ ये भी एक्सपेंस है। बुक्स, तो बुक्स मेरा एसेट है, बट एसेट में ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे बुक्स था, ओपनिंग बैलेंस था बुक का 22,000, तो ये जो वापस मैंने बुक्स खरीदा है 15,000 का, ये 15,000 का बुक पहले वाले बुक में ऐड हो जाएगा, तो इसके यहाँ पे मैं प्लस का साइन डाल देता हूं, और ये ऐड होने वाला है बुक्स में, तो बुक्स को हम टिक भी कर लेंगे। यहाँ पे बुक्स को टिक कर लिया है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हो जाएगा एक्सपेंस। देन एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, दिस इज ऑल्सो एक्सपेंस। ऑफिस रेंट ये भी एक्सपेंस है। रिपेयर्स भी एक्सपेंस है। स्पोर्ट्स एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस है। फर्नीचर, फर्नीचर मेरा एसेट है, बट यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास पहले से ओपनिंग बैलेंस था फर्नीचर का, तो इसको भी हम लोग पहले वाले फर्नीचर में ऐड कर लेंगे। तो फर्नीचर में ऐड करना है तो फर्नीचर को टिक करना होगा, यहाँ पे फर्नीचर को भी एक टिक कर लेते हैं। देन फर्नीचर के बाद है बैलेंस कैरी डाउन कैश और बैंक, तो कैश और बैंक मैंने पहले से लिख दिया है, वो एसेट में आने वाला है। अब देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट एडजस्टमेंट,
ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर ₹5,000। तो जो ट्यूशन फीस है वो आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट हम लोग को पता है कि पहला ऐड होता है, तो पहला इफेक्ट इसका ऐड कर लेंगे, ऐड टू ट्यूशन फीस। और ये पैसा देखेंगे हम लोग कि हम लोग को लेना बाकी है या देना बाकी है। तो ट्यूशन फीस मेरा इनकम है, और इनकम है दैट मीन्स वो पैसा मुझे लेना बाकी है, और अगर पैसा लेना बाकी है तो ये आ जाएगा मेरा एसेट में। तो दूसरा एफर्ट इसका डाल देंगे एसेट में। देन सेकेंड एडजस्टमेंट है, अच्छा ट्यूशन फीस को टिक भी कर लेंगे। तो ट्यूशन फीस को वैसे भी हम लोग ने उसका फॉर्मेट बनाया है, तो टिक नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सेकेंड एडजस्टमेंट है, सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग ₹15,000। अब टीचर्स का जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है, तो अगेन ये सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट कभी भी ऐड होता है, और दूसरा इफेक्ट इसका अब एसेट में नहीं, इसका दूसरा इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में। लायबिलिटी में इसलिए आएगा क्योंकि सैलरी हमें पे करना है, और पे करना बाकी है, दैट मीन्स वो मेरा हो जाएगा लायबिलिटी। अगर हमें पैसा लेना बाकी होगा तो वो एसेट होगा, जैसे कि यहाँ पे था फर्स्ट एडजस्टमेंट में। तो यहाँ पे मुझे पैसा लेना बाकी था तो ये एसेट हो गया, और ये पैसा देना बाकी है तो ये हो जाएगा मेरा लायबिलिटी। तो सैलरी को यहाँ पे टिक कर देते हैं, सैलरी टू टीचर। देन थर्ड एडजस्टमेंट है, रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस में रेंट पे किया है तो ये प्रीपेड रेंट है। अब प्रीपेड का पहला इफेक्ट जैसा हम लोग ने फाइनल अकाउंट में देखा था, प्रीपेड का पहला इफेक्ट होता है लेस फ्रॉम रेंट, और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा इसका एसेट में। तो रेंट में से लेस करना है, इसलिए रेंट को टिक भी कर लेंगे। तो रेंट को टिक कर लिया यहाँ पे। फोर्थ एडजस्टमेंट है, डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स एट 15% पर एनम एंड 10% ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर के ऊपर और बुक्स के ऊपर यहाँ पे डेप्रीशिएशन है। डेप्रीशिएशन है तो पहला इफेक्ट इसका लेस हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट आएगा इसका एक्सपेंस में। तो यहाँ पे बुक में से माइनस करना है, तो बुक को टिक कर लेते हैं बुक को, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी टिक किया हुआ है एक, तो यहाँ पे अब 2 टिक हो जाएगा। और फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रीशिएशन है तो फर्नीचर में से भी लेस होगा, तो फर्नीचर को भी टिक कर लेते हैं। तो ऑलरेडी फर्नीचर को भी एक और टिक था, तो टोटल टिक हो जाएगा 2। आगे फिफ्थ एडजस्टमेंट। तो फिफ्थ एडजस्टमेंट कुछ है नहीं, वहां पे सिर्फ हम लोग को बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, जो कि हम लोग ने पहले से बना लिया है। तो अब सम को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो ट्यूशन फीस रिसीवेबल है 10,000 रुपीज, उस 10,000 में से मुझको यहाँ पे 8,000 रुपीज मिल चुका है, क्योंकि जो 8,000 मिला है दिस इज ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर का बाकी कितना था, तो लास्ट ईयर का बाकी था 10,000 रुपीज। उस 10,000 में से मुझे 8,000 रुपीज मिल गया, तो ये जो 8,000 है ये लास्ट ईयर वाले इसमें से माइनस हो जाएगा। तो सम में देखते हैं कैसा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सम को। पहले लायबिलिटी में कैपिटल फंड है और एंट्रेंस फीस है, तो ये दोनों को लायबिलिटी में लिख लेते हैं। कैपिटल फंड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस इसका अमाउंट लिख लेना है। इसका अमाउंट लिख लेता हूं मैं एंट्रेंस कैपिटल फंड का। दूसरा है फिर एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी आ जाएगा लायबिलिटी में, एंड इसको टिक नहीं किया था तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में। देन नेक्स्ट देखते हैं एसेट में। तो एसेट में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों तो आने वाला नहीं है। नेक्स्ट है लैबोरेटरी और बिल्डिंग। तो लैबोरेटरी और बिल्डिंग दोनों को साथ में लिख देते हैं एसेट में। तो लैबोरेटरी और बिल्डिंग को एसेट में लिख लेते हैं, दोनों को टिक नहीं किया था तो दोनों का जो अमाउंट है वो आ जाएगा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है 40,000, तो इसको भी लिख लेते हैं, बट इसको 2 टिक किया हुआ है। फर्नीचर को 2 टिक किया है तो इसका अमाउंट हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में, और 2 टिक है तो पहले टिक के लिए हमें छोड़ना होगा 1 लाइन, और दूसरे टिक के लिए छोड़ना होगा 2 लाइन। तो कभी भी याद रखो, पहले टिक के लिए हमेशा हमें 1 लाइन छोड़ना होता है, और 2 अगर दूसरा टिक अगर आ रहा है तो उसके लिए 2 लाइन और एक्स्ट्रा छोड़ना है, और अगर तीसरा टिक भी आ रहा है तो 2 लाइन फिर और एक्स्ट्रा छोड़ना होगा। देन नेक्स्ट है बुक्स। बुक्स भी आ जाएगा एसेट में, एंड इसको भी 2 टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट भी हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में, एंड 2 टिक है तो पहले टिक के लिए हमें छोड़ना है 1 लाइन, और दूसरे टिक के लिए हमें छोड़ना है 2 लाइन। बुक्स के बाद है फिर ट्यूशन फीस रिसीवेबल विच इज 10,000 रुपीज, बट इस 10,000 में से मुझे यहाँ पे 8,000 मिलने वाला है, और करेंट ईयर का भी कुछ आउटस्टैंडिंग है ट्यूशन फीस विच इज 5,000। तो इसको मैं यहाँ पे ट्यूशन फीस को लिख लेता हूँ
ट्यूशन फीस रिसीवेबल 17-18 का 10,000 रुपया लेना बाकी है। बट इस 17,000 में से 10,000 में से कुछ अमाउंट मुझको मिल जाएगा, जैसे 8,000 मिलने वाला है, और कुछ अमाउंट फिर करेंट ईयर का भी बाकी रहेगा। तो ये दो एडजस्टमेंट इसके ऊपर करना है ट्यूशन फीस रिसीवेबल पे, इसके लिए इसको 3 लाइन हम लोग छोड़ दे रहे हैं। द नेक्स्ट है, तो अब टू बैलेंस, अब रिसिप्ट में आ जाते हैं। तो रिसिप्ट में कैश और बैंक दिया हुआ है, उसको तो हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस आ जाएगा इनकम में, और इसमें 2 साल का दिया है, लास्ट ईयर का भी और करेंट ईयर का भी। तो हमें कभी भी टोटल अमाउंट लिखना है, दैट इज 1,08,000, और इस 1,08,000 में से हम लोग जो लास्ट ईयर का है उसको माइनस कर देंगे, तो करेंट ईयर का ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। ये कर लेते हैं। ट्यूशन फीस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अमाउंट लिख लेता हूं मैं 1,08,000, एंड इस 1,08,000 में से 8,000 जो है वो लास्ट ईयर का है, और लास्ट ईयर का है तो ये माइनस हो जाएगा 8,000, तो ऑटोमेटिकली 1 लाख बचेगा ये। और ये जो 8,000 माइनस हुआ है, इसका दूसरा इफेक्ट आने वाला है लेस में। तो कहां से लेस होगा, तो यहाँ से ट्यूशन फीस रिसीवेबल में से लेस हो जाएगा। इसमें से लेस कर देते हैं। 8,000 मुझे मिल चुका है, तो 2,000 में से अगर 8,000 मिल गया है तो बचेगा 2,000। 10,000 में से 8,000 रिसीव हो चुका है, और बचा हुआ है अभी सिर्फ 2,000। अब आगे देखते हैं। फाइन कलेक्टेड, ये इनकम है। देन उसके नीचे है एडमिशन फीस, वो भी इनकम है, एंड टर्म फीस, ये भी इनकम है। तो ये तीनों को साथ में लिख लेते हैं, फाइन कलेक्टेड, एडमिशन फीस और टर्म फीस, तीनों इनकम में आएगा। एंड तीनों को कोई टिक नहीं किया हुआ है, तो तीनों का जो अमाउंट है वो आ जाएगा आउटर कॉलम में। तो तीनों का अमाउंट आउटर कॉलम में आ गया, फाइन कलेक्टेड, एडमिशन फीस और टर्म फीस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी ये आने वाला है लाइब्रेरी में, तो इसको लाइब्रेरी में लिख लेते हैं। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी टिक नहीं था, तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये इनकम है, और गवर्नमेंट ग्रांट, ये भी इनकम है, और दोनों को भी टिक नहीं है, तो दोनों को साथ में यहाँ पे लिख लेते हैं इनकम में। बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड बाय गवर्नमेंट ग्रांट। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट था 5,000 और गवर्नमेंट ग्रांट था 2 लाख रुपीज, तो ये भी हो गया है। तो ये रिसिप्ट्स पूरा हो गया। पेमेंट साइड में जाते हैं। तो पेमेंट में पहला है सैलरी टू टीचर, टीचर को सैलरी दिया, तो ये मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में लिख लेंगे इसको, एंड इसको टिक किया हुआ था, तो इसका अमाउंट हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में, और एक टिक था तो इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। द नेक्स्ट है सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ को सैलरी दिया है, तो ये भी आ जाएगा एक्सपेंस में, एंड इसको टिक नहीं किया हुआ है, तो इसका अमाउंट हम लोग लिख लेंगे आउटर कॉलम में 30,000। नेक्स्ट है फिर बुक। अभी जो बुक है ये पहले वाले बुक में इसको ऐड कर देना है, तो ये बुक है कितना 15,000, तो 15,000 पहले वाले बुक में ऐड कर देंगे। तो पहले से मेरे पास यहाँ पे बुक था 22,000 का, तो इस 22,000 में ऐड कर देते हैं अभी जो नया बुक परचेज किया है मैंने। तो मैंने 15,000 का बुक परचेज किया है, तो टोटल मेरे पास अब हो चुका है 37,000 का बुक्स। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये आ जाएगा एक्सपेंस में। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस में आने वाला है, तो दोनों को साथ में लिख लेते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस। दोनों का अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में, क्योंकि दोनों को टिक नहीं किया हुआ है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000 था और एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस 10,000। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस के बाद फिर ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट भी आएगा एक्सपेंस में, पर इसको टिक किया हुआ है, तो इसका अमाउंट हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में। तो ऑफिस रेंट इनर कॉलम में आएगा 16,000, एंड इसको टिक किया हुआ है, तो इसका अमाउंट इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है रिपेयर्स, रिपेयर्स आने वाला एक्सपेंस में। फिर स्पोर्ट्स एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस में आएगा, तो अगेन ये दोनों को भी साथ में लिख लेते हैं एक्सपेंस के अंदर। रिपेयर्स और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस दोनों को टिक नहीं है, तो दोनों का जो अमाउंट है वो आ जाएगा आउटर कॉलम में।
नेक्स्ट है फिर फर्नीचर। तो ये जो फर्नीचर है पहले वाले फर्नीचर में हम ऐड कर देंगे। तो 50,000 का फर्नीचर मैंने और परचेज किया है, पहले से मेरे पास 40,000 का फर्नीचर था, ये जो पहले से था 40,000 का उसमें इसको ऐड कर देंगे, तो टोटल मेरे पास हो जाएगा अब 90,000 का फर्नीचर। फिर आगे देखते हैं। फिर क्लोजिंग बैलेंस है कैश का और बैंक का, तो ये दोनों भी आ जाएगा एसेट में, तो इसको एसेट में लिख लेते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। आउटर कॉलम में आ जाएगा अमाउंट 8,000 एंड 12,000। देन आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट साइड भी पूरा हो चुका है। अब हम लोग करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर ₹5,000। करेंट ईयर का 5,000 रुपीज ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग है तो ये ट्यूशन फीस में ऐड हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट इसका आएगा एसेट में। तो पहले ट्यूशन फीस में ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो ट्यूशन फीस में पहले ऐड कर लेंगे 5,000 रुपीज। इसका टोटल भी कर लेते हैं, तो इसका टोटल आ जाएगा 1,05,000। तो करेंट ईयर का 5,000 रुपीज ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग है तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस लिखा हुआ था, तो यहाँ पे बस ईयर डाल के अपना करेंट ईयर वाला लिख लेंगे। तो दूसरा फिर एसेट में आ गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग ₹15,000। 15,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो पहला सैलरी में ऐड कर लेंगे, सैलरी में इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,95,000। और दूसरा इफेक्ट आएगा इसका लायबिलिटी में, तो दूसरा इफेक्ट भी लिख लेते हैं लायबिलिटी में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रेंट पेड इन एडवांस ₹3,000। तो ये प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट है तो पहला इफेक्ट हो जाएगा इसका लेस फ्रॉम रेंट, और दूसरा इफेक्ट आने वाला है एसेट में। तो पहले रेंट में से माइनस कर लेते हैं, रेंट में से माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13,000, क्योंकि 3,000 माइनस हो गया, और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा इसका एसेट में। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, लास्ट है डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट 15% पर एनम एंड 10% ऑन फर्नीचर। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स है 15% और 10% फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू है, फर्नीचर का एक ओपनिंग बैलेंस था और एक एडिशनल भी है, बुक्स का भी सेम ओपनिंग भी है और एडिशनल भी है। तो पहले बुक का निकाल लेते हैं, बुक पे 15% है, तो क्या करेंगे, जो ओपनिंग बैलेंस है बुक्स का 20,000, इस अमाउंट पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स निकालेंगे तो पहला जो 22,000 है इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन ये जो एडिशनल बुक मैंने परचेज किया 15,000 का, इस 15,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बुक्स मैंने परचेज कब किया है, 1 जनवरी 2019 को। तो जैन से अगर काउंट करेंगे तो जैन फेब मार्च 3 महीना ही हो रहा है, तो इसके ऊपर सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 563। तो इसका टोटल अब कर लेते हैं, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा इसका 3863। उसी तरह से फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे तो अगेन जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था 40,000, तो 40,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, दैट इज 4,000। लेकिन जो एडिशनल फर्नीचर मैंने खरीदा है 50,000 का, वो खरीदा कब है 1/7/2018। तो अगर 7 मतलब जुलाई, तो जुलाई से अगर काउंट करेंगे तो ये होता है 9 मंथ्स। तो इस 50,000 पे सिर्फ 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा, तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3750। अब इसका टोटल कर लेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 7750। तो ओपनिंग पे आया डेप्रिसिएशन 4,000 और एडिशनल पे आया 3750, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 7750। तो बुक्स के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन आया 3863 और फर्नीचर पे टोटल डेप्रिसिएशन आया 7750। तो इसमें से माइनस कर लेते हैं, अब पहले बुक में से माइनस कर लेंगे
बुक में से माइनस कर लेते हैं डेप्रीशिएशन 3863, तो ये आ गया 33137। और फर्नीचर में से भी माइनस कर लेते हैं, फर्नीचर में से ही माइनस हो गया 7750, तो ये आ गया 82,250। अब डेप्रीशिएशन का दूसरा इफेक्ट आ जाता है एक्सपेंस में, तो एक्सपेंस में दूसरा इफेक्ट डाल देते हैं। तो यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट भी अब हो चुके हैं। अब हम लोग सम को टैली कर लेंगे। तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करते हैं। एक्सपेंडिचर का टोटल देखते हैं कितना है। एक्सपेंडिचर का टोटल आ रहा है 2,84,613। तो इसको यहाँ पे नीचे लिख लेंगे पेंसिल से। एंड इनकम का टोटल देखेंगे तो आ रहा है 3,29,000। इसको भी यहाँ पे पेंसिल से लिख लेते हैं। अब देखेंगे दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, तो जो बड़ा अमाउंट रहेगा उसको हम लोग दोनों साइड लिख लेंगे। तो यहाँ पे 3,29,000 बड़ा है, तो जो बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड लिख लेते हैं। और देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे, तो डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस दिख रहा है तो वो आ गया मेरा सरप्लस। तो सरप्लस आ गया मेरा 44,387। फिर इस सरप्लस को हम कैपिटल में ऐड कर लेंगे। सरप्लस को कैपिटल में ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7,24,387। फिर सबका टोटलिंग कर लेते हैं। तो लाइबिलिटीज का टोटल आ रहा है 7,60,387 एंड एसेट्स का टोटल आ रहा है सेम 7,60,387। तो यहाँ पे बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया है। लाइबिलिटीज का टोटल और एसेट का टोटल दोनों सेम आया, मतलब हमारा सम टैली हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।